नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त लगातार रैलियां हो रही हैं। ताबड़तोड़ रैलियों के चलते पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और अब गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को आड़े हाथों लिया है। अमित शाह ने किश्तवाड़ के अंदर रैली के दौरान सीधे ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही वो सरकार है या वही गठबंधन है जब 1990 के दशक में इनकी सरकार बनी थी और जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैला था, वो दौर कोई नहीं भूला है। यानी कुल मिलाकर इन चुनाव को धारा 370, आतंकवाद, पाकिस्तान के साथ बातचीत या राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है और सभी दल इसी को लेकर इस वक्त जो है वो लगातार लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ आने वाले समय में होगा, कौन विजय रहेगा। लेकिन फिलहाल कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना चाहेंगे, कुछ ग्राफिक्स आपको समझाएंगे कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। आतंकवाद को पाताल में दफन करेंगे, संविधान में अब धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं है, ये उन्होंने कहा है। बड़ी बातें कही हैं। वीडीजीज एसपीओज को मजबूत करेंगे, उन्हें न्यू वेपन्स दिए गए हैं, नए हथियार दिए गए हैं जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ा है और आतंकवाद को कमजोर करने का काम किया है। धारा 370 कभी वापस नहीं आएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने देखिए ये बड़ी बातें कही हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में टॉप प्रायोरिटीज में धारा 370 को वापस लाने की बात कही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा है कि अब ये वापस नहीं आएगा। दो ताकतों का चुनाव है, यानी एक तरफ से राष्ट्रवाद और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो निकलकर सामने आया है गठबंधन से पहले। धारा 370 अब इतिहास बन चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर। उसी वजह से यहां पर जो है वो लोगों को चीजें नहीं मिल पा रही थी। दो विधान अब नहीं चलेगा। तो आप कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत किया है। गृह मंत्री अमित शाह की ये बड़ी बातें, सीधे सीधे उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है और आतंकवाद को खत्म करने की बातें कही हैं। इस वक्त हमारे साथ नदीम रामबन से जुड़े हुए हैं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने 3 जगहों पर आज रैली का उनका समय था। पहले उन्होंने पाडर में रैली कर ली है, उसके बाद किश्तवाड़ में भी उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया है और अब किश्तवाड़ से वो रामबन पहुंचेंगे क्योंकि पहले चरण का आज आखिरी दिन जो है वो प्रचार प्रसार के लिए बचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, हर जगह हर क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को संबोधित किया जाए ताकि आज का जो दिन है संपन्न होने से पहले, यानी जो चुनाव प्रचार संपन्न होने से पहले तमाम जगहों पर पहुंचकर लोगों को संबोधित किया जाए, उसी कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि विपक्ष भी पूरी तरह से मजबूत दिखाई दे रहा है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी बहुत जल्द आ सकता है। नदीम हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं क्योंकि रामबन में गृह मंत्री अमित शाह की रैली है। उससे पहले किस तरह का हुजूम, उत्साह, उमंग वहां पर देखने को मिल रहा है, लोगों की क्या वहां पर अपेक्षाएं हैं गृह मंत्री अमित शाह से, किस तरह की वहां से गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो आम लोगों के लिए बातें रखेंगे। फिलहाल दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श गुप्ता जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आदर्श जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नदीम, बताइएगा अभी क्या वहां पर माहौल है और किस तरह की तैयारियां गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए शीतल, अगर इस वक्त हम तैयारियों की बात करें, तैयारियां तो बेहतरीन तरीके से की गई है और इस बीच हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के भी काफी कड़े इंतजामात हैं और थोड़ी ही देर में अमित शाह जी जब चंद्रकोट की सरजमी पर पहुंचेंगे और हजारों की तादाद में लोग चंद्रकोट इसलिए पहुंचे हैं कि वो अमित शाह की बात सुन पाए, पार्टी का एजेंडा क्या है, पॉलिसी क्या है, वो अमित शाह जो गृह मंत्री है उनकी जुबानी सुन पाए। हालांकि आज इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन है, जो पहले चरण के इंतखाबात हो रहे हैं, इसको लेकर हर पार्टी की यही कोशिश रही रोज़े अव्वल से ही कि हम जो है हर हर वोटर को माइल कर पाए अपनी पार्टी की तरफ, अपनी पार्टी की जो पॉलिसीज है, एजेंडा है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और आज की डेट में भी जहां हम कहें, कहीं ना कहीं भाजपा को इससे काफी फायदा होगा क्योंकि आज जब आखिरी मरहलों से गुजर रही है इलेक्शन कैंपेन, आखिरी दिन है और कुछ घंटे इस कैंपेन के लिए बच गए हैं,
तो जाहिर सी बात है आज जो बयानबाजी होगी, आज जो बयान होगा, आज जो भाषण होगा, जब आज वो लोगों को एड्रेस करेंगे, तो जाहिर सी बात है लोगों को, जो लोग मोटिवेट होंगे दूसरी पार्टी के पास, उनके उनके पास मौका नहीं होगा कि दोबारा वो उन लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकें। तो कुल मिलाकर यह कहे कि भाजपा के अंदर जब रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जब अमित शाह गृह मंत्री जो है जब स्पीच करेंगे, जब एड्रेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं भाजपा को एक एज मिल सकता है। हालांकि हमने देखा कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल लीडर रामबन के अलग अलग मकामात पर पहुंचे, अलग अलग इलाकों में पहुंचे, लेकिन आज जहां हम कहें कि जो आखिरी मरहलों में जब इलेक्शन कैंपेन है और अमित शाह का रामबन की सरजमी पर आना, रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जरूर भाजपा को अच्छे वोट दिलाने में मदद करेगा। जी शीतल। ठीक है, अभी कितना समय बचा है नदीम? देखिए अभी तो ये उम्मीद की जा सकती है कि 15 से 20 मिनट में गृह मंत्री अमित शाह चंद्रकोट की सरजमी पर तशरीफ आवर होंगे और लोगों से खिताब करेंगे। हालांकि अभी ये चीजें कंफर्म तो नहीं है कि 15 से 20 मिनट में पहुंचेंगे, हो सकता है कि इससे पहले भी आ जाए, क्योंकि टाइम अगर हम बात करें, टाइम 4 बजे का बताया गया था, लेकिन अभी 4 तो बज गए हैं। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 15 से 20 मिनट में गृह मंत्री अमित शाह चंद्रकोट की सरजमी पर लोगों से खिताब के लिए पहुंचेंगे। ठीक है, बने रहिएगा। फिलहाल हमारे साथ आदर्श जी भी हैं, उनसे भी मैं सवाल लेता हूं। आदर्श जी, आपने देखा गृह मंत्री अमित शाह जब पाटर में गरजे, उसके बाद किश्तवाड़ में गरजे, और मुझे लगता है कि आतंकवाद पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। जब मैं उस भाषण को सुन रहा था तो सबसे ज्यादा बार जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो आतंकवाद पर किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद को उस धरती में, उस पाताल में हम दफनाएंगे, वहां से वापस कभी भी नहीं आ सकते। क्या जो आतंकी क्षेत्र ये पूरा इलाका रहा है, तो राजनीतिक पार्टियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा भी आतंकवादी है? आपने शायद पूरा भाषण सुना होगा या पढ़ा होगा। जी शीतल जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। शीतल जी, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो 24 सीटें हैं उनका चुनाव प्रचार आज खत्म हो जाएगा। इसमें 16 कश्मीर की हैं और 8 जम्मू की हैं, जिसमें आप चुनाव वैली कहते हैं, जिससे 8 सीटें वहां की। उन 8 सीटों को टारगेट किया गया गृह मंत्री ने आज, और वहां जाके जो उन्होंने चुनावी भाषण किया, ये बड़ी एक अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने हटके किया है, आतंकवाद पर प्रहार किया है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है आतंकवाद ग्रस्त रहा है। तब आतंकवाद चरम सीमा पर था, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आतंकवादियों ने बहुत ही ज्यादा आतंकवाद फैलाया हुआ था। और आप जैसा पता ही, आपके यहाँ पे कैंडिडेट भी है, उनके फैमिली में जिस तरह से वो शहीद हो गए थे, सारा ये चीजें थी। तो ये 8 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू प्रोविंस में बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो चीजें उन्होंने जो भी अपने भाषण में कहेंगे वो सारी की सारी वही है जो जगह जगह वो कह रहे हैं, भाषण कर रहे हैं। 370 है, 35 है, जब राइट्स दिया गया, जब वापस नहीं आ सकती, ये सब चीजें जो है सबको पता है। लेकिन आज नई चीज जो जिसपे आपने भी जिक्र किया वह आतंकवाद की बात कही। आतंकवाद को लेके उन्होंने जो प्रहार किया, उन्होंने कहा दफन कर देंगे, और वो भी उसी जगह जाके जहां से आतंकवाद सबसे ज्यादा जम्मू प्रोविंस में। लेकिन आदर्श जी, जिस विचारधारा के साथ अभी बीजेपी मैदान में उतर रही है, क्या आपको लगता है कि विशेष समुदाय का वोट या विशेष समुदाय को साधने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी इन 8 सीटों पर? शीतल जी, मैं थोड़ा सा मैं आपसे डिफर करूंगा थोड़ा सा इस चीज पे, क्योंकि इसमें से जो असेंबली चुनाव है, इसमें से जो कैंडिडेट्स हैं उनकी अपनी पर्सनैलिटी, उनका अपना पर्सनल जो है वो ज्यादा काम करेगा। क्योंकि इस हिसाब से जिस तरह से यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, उन्होंने क्या कुछ किया है, क्या नहीं किया है, आगे उनकी पास्ट उनका कैसा था, लोगों के साथ कैसे रहेगी, इससे ज्यादा मैटर करेगा। बाकी तो जो जुड़ना है वो तो जुड़ चुके हैं, जिनको पता है 370 खत्म हो चुकी है, 370 वापस नहीं आएगी, स्टेट का दर्जा मिलेगा, वाल्मीकि समाज को राइट्स मिले गए, गोरखा समाज को राइट्स मिल गए, ये सब चीजें सबको पता चल गई। लेकिन तो आज की रैलियों का तो महत्व या जो प्रभाव है वो जमीन पर पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल 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 पड़ेगा, क्यों अवश्य पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसका अगर हम डोडा में बैठ के वहां के जो हाइडल प्रोजेक्ट है उनके बारे में बात करते, वहां से रोजगार की बात करते हैं, जम्मू के लोगों को, डोडा के लोगों को, वहां के चिनाब वैली के लोगों को वहां का कितना हिस्सा देंगे, कितने लोग वहां पे काम करेंगे, वो ज्यादा मैटर करता है। जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये संसदीय क्षेत्र है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जहाँ कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें जीआई टैग नहीं दिया, बिल्कुल कोई नहीं ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। सब डिस्ट्रिक्ट है, हर एक, चाहे हनी है, चाहे सैफरॉन है, चाहे राजमा है, सब कुछ है। इन चीजों के लोग लेकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और उसको लेके वहां पे लोग रोजगार कर रहे हैं, लोगों को काम मिला हुआ है। ये सब चीजें अब ये 370 ये सब जन लोगों के दिलो दिमाग में बैठ चुकी हैं, उनको पता है जो भी सियासी पार्टी इनके अगेंस्ट बोलती है वो झूठ बोल रही है। आपने सुना ही है, कल उमर अब्दुल्ला ने यू टर्न ले लिया, उन्होंने खुद कहा कि हम इसको वापस नहीं ला सकते इस वक्त, लेकिन हम इसके लिए लड़ते रहेंगे।
मतलब शब्दों का हेरफेर करना शुरू कर दिया अभी से, क्योंकि पता है उनको ये चीजें हो नहीं सकती हैं। 370 वापस आ नहीं सकता, इनके पास का रोक नहीं है। स्टेटहुड की बात करते हैं, स्टेटहुड का तो ऑलरेडी होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा हुआ बिल्कुल। है, इस उचित समय आने पर हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे देंगे। तो इन ठीक है। सब चीजों का टोटा के अंदर जो है 8 सीटें जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी को इससे पहले भी अच्छी पोजीशन रही है, 2014 में भी अच्छी रही है और इसमें भी इन्होंने अच्छा रहा। लेकिन अब जो है कुछ फ्रेंडली मैच जो खेल रहे हैं वहां पे जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच में हो रहा है, उसका फायदा भी इनको मिलेगा। कुल मिला के हम कहें कि टोडा और चुनाव वैली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एज है। और ऊपर से ऐसे भाषण जब आतंकवाद के विरुद्ध बोला जाता था, बात की जाती है, तो उसका फायदा वहां पे लोगों से मिलता है। ठीक है, मैं नदीम के पास भी जाऊंगा। नदीम, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, नदीम कट गया है क्योंकि नदीम को अभी जाना है और अभी गृह मंत्री अमित शाह की रैली भी वहां पर होनी है और उन्हें भी ग्राउंड पर जाकर इस रैली को कवर करना है। इसलिए मैं माफ़ी चाहूंगा कि नदीम से इस वक्त आपको संपर्क नहीं करवा पा रहा हूं, लेकिन आदर्श जी हमारे साथ बने हुए हैं। आदर्श जी के साथ ही हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदर्श जी, नदीम को जाना पड़ा है क्योंकि अभी रैली होने वाली है और नदीम को ग्राउंड पर भी जाना है। आदर्श जी, क्या ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये प्रतिष्ठा के चुनाव हैं? बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण चुनाव हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है। एक तो 11-10 साल के बाद यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी शुरू से दावा कर रही है कि हम अपनी यहाँ पे सरकार बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर सरकार बनानी तो सही बात है, उनको हर चुनाव जो है अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाना पड़ेगा। हर चुनाव, हर फेज के ऊपर। अब ये 24 की 24 सीटें जो है उनमें से 16 कश्मीर में भी उन्हें जोर लगाना पड़ेगा। और इसमें लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वहां पे गए हुए हैं और जोर लगा रहे हैं। लेकिन जम्मू प्रोविंस में जिसपे सबसे ज्यादा उम्मीद लगा के भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, उनमें ये फर्स्ट फेज के 8 सीटें जो है बहुत मायना रखती है। डोडा की 2 सीटें हैं, दोनों की सीटें मायना रखती है। रामबन में बनिहाल, आप देखो बनिहाल के अंदर भी अगर हम बात करें वहां, तो वहां की सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब पार्टनर की है वहां पे रामबन की है, रामबन में तो बड़े अच्छी पोजीशन थी कांग्रेस की, वहां पे उनके एक्स प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब कुछ शब्द ऐसे मुंह से निकाले गए उसको लेके वहां पे एक चुनौती बन गई उनके लिए भी। आदर्श जी, बनिहाल आसान रहेगा बीजेपी के लिए जीतना? बनिहाल आसान रहेगा बीजेपी के लिए जीतना? उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रेंडली खेल रही हैं। देखिए, हम ये कह रहे हैं इस वक्त आसान शब्द जो इसका है वो कोई भी नहीं होता, क्योंकि जब चुनाव होते हैं उसके जब तक उनका रिजल्ट सामने नहीं आता कुछ भी नहीं कहा जाता। हर एक आदमी के दिल में क्या है, बाहर क्या है, वो चीजें निकालना मुश्किल होता है। लेकिन हम एनालिसिस कर सकते हैं, वहां के हालात को देख के बात कर सकते हैं, वहां के लोगों से बातचीत का जो पता चलता है कि वहां की जो पोजीशन है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्होंने रुख किया हुआ है। पर हालांकि इससे पहले वहां पे गुलाम रसूल वानी का एज रहा है, उन्होंने चुनाव जीता हुआ है, लेकिन वहां की अपनी कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है उसकी वजह से भी उनको नुकसान हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस की जो वहां पे जो आप देखेंगे तो सरूरी की सीट पे देख लीजिए, सरूरी ने हमेशा वो सीट जीती है, लेकिन इस बार उसके लिए पोजीशन वहां पे ठीक नहीं है। बिल्कुल। और आदर्श जी, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि उसी क्षेत्र से मैं भी आता हूँ। जी जी जी, बड़ी अच्छी बात है, फिर तो आप अच्छी तरह जानते होंगे वहां का। बिल्कुल बिल्कुल, और उन चीज़ों को हमने काफ़ी करीब से देखा है। बनिहाल की आप बात कर रहे थे जिसमें फ्रेंडली जो दोनों जो गठबंधन है, 2 दल हैं, उनके बीच हो रहा है, क्या उसका फायदा बीजेपी को जा सकता है? वोट कटिंग जैसी वहां पर एक स्थिति बन सकती है, सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसी पोजीशन बन सकती है, क्योंकि वहां पे बनिहाल में भी तो 6 कैंडिडेट है। जो कैंडिडेट सारे जो भी है वो सारे के सारे कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी वोट खींचने वाले डिवाइड तो नहीं भी होगा। तो उनका अगर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, चर्चा नहीं होगा इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिला, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं ना। इलेक्शन शुरू होने से पहले और आज के हालातों में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। कल तक इंजीनियर रशीद को लेके बातें हो रही थी, आज इंजीनियर रशीद के ऊपर सवालिया और निशान खड़ा हो रहा है, जो जमात के साथ मिल गया। कल कहते भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जेल से निकाला है, भारतीय जनता अपने फायदे के लिए कर रही है। आज पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देने जा रहा है। तो ये सब चीजें चुनावों में हर दिन हर पल पे चेंजेस आती रहती है, तब्दीली आती रहती है। चुनावों के दिन जो है एक ही भी शब्द मुंह से निकाला हुआ सारे के सारे चुनाव की जो प्रचार पे पानी फेर के रख देते। ठीक है आदर्श जी, मैं लौटता हूँ आपके पास।
अभी फिलहाल ब्रेक पर जाएंगे और उसके बाद आपके पास लौटूंगा, आप बने रहिएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। जिस तरह से हम ब्रेक से पहले बातचीत कर रहे थे, आदर्श जी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं एक बार फिर से उन्हीं के पास जाकर इस चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी इस समय चुनाव वैली में खास तौर पर जो पहले चरण के मतदान होने हैं उसमें लगभग 8 सीटें हैं और 8 सीटों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। आदर्श जी, मैं वापस आपके पास लौटता हूं। आदर्श जी, इस बार के चुनाव में सबसे जो दिलचस्प बात निकलकर सामने आ रही है, मुझे लग रहा है, जो शायद मुझे लगता है कि आप भी सहमत होंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं इन चुनाव में। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ साथ यहाँ पे शीतल जी 7 फार्मर मिनिस्टर हैं जिनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है चुनाव वैली में। 7 फार्मर मिनिस्टर हैं और पहले यहाँ पे 4 फीमेल कैंडिडेट्स। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली एकमात्र जो है जम्मू प्रोविंस से जो फीमेल कैंडिडेट है वो भी इसी वैली से चुनाव वैली से 25 यहाँ पे इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। 25 जो है इंडिपेंडेंट जो है लग रहे खड़े हो रहे हैं। तो हम तो इंजीनियर शीट की पार्टी से अगर कोई खड़ा है तो उसी को भी हम इंडिपेंडेंट में उनको गिनते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं है। तो ये मल्टी कॉर्नर जो कंटेस्ट होगा, सीधी सी बात है, वो सब जो है आपस में ही वोट तोड़ेंगे। वो सारा इनका फायदा जो मिलने वाला डोडा ईस्ट और वेस्ट का है। 2 सीटें बन गई हैं, पहले 1 सीट होती थी वहां डोडा में, वहां भी डोडा सीट ईस्ट और वेस्ट। और भद्रवा की हम बात करें, भद्रवा में जिस तरह से शुरू में लग रहा था कि भद्रवा में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है, भद्रवा में शुरू में यही लग रहा था, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन पे आ रही है सामने, उसमें भद्रवा में 10 कैंडिडेट है। भद्रवा में 10 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं और उसमें से भारतीय जनता पार्टी हर दिन वहां पे गेन कर रही है। कुछ अगर 8 सीटों में 4 या 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां से निकाल देती है तो कोई इसमें चर्चा नहीं होगा, हैरानगी की बात नहीं होगी। यह मतलब हालात जिस वक्त बने हुए हैं, इसमें एक अच्छी पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है वहां। भद्रवा की आपने बात की आदर्श जी। भद्रवा एक ऐसा जिला है जहां पर टूरिज्म यानी पर्यटक बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है, क्योंकि जगहें बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन भद्रवा के लोगों की एक बहुत बड़ी मांग और प्रमुख मांग रही है, आज से नहीं बहुत सालों से रही है, कि उन्हें एक अलग ज़िला दिया जाए। और बड़ी उम्मीदें थी कि इस बार जिक्र किया जाएगा, उनको अलग ज़िला दिया जाएगा आने वाले समय में, लेकिन उसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ है। पिछली बार भी आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द आपको अलग से ज़िला दिया जाएगा, क्योंकि उनको बड़ी दिक्कतें अपने जो ज़िला मुख्यालय है वहाँ तक पहुँचने में लगती हैं। तो क्या एक वहाँ पर एक नेगेटिव इंप्रेशन हो सकता है इन चीज़ों से? ये जो बेसिक मुद्दे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में खास तौर पर बेसिक मुद्दों पर ख्याल दिया जाता है। मैंने शीतल जी इससे पहले शुरू में आपसे कहा कि जो वहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स होगी और जो पर्सनल कैंडिडेट्स का होगा उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। भद्रवा की मांग रही है, शुरू से मांग रही है, ये इसमें कोई शक नहीं है। टूरिज्म इंडस्ट्री है वहाँ पे और अच्छी टूरिज्म इंडस्ट्री चलती है वहाँ। रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी अच्छी वहाँ पे मिल रही है उनको। लेकिन इसके साथ उनको ये सबसे बड़ी मांग है डिस्ट्रिक्ट की। जिस वक्त शीतल जी मैं एक बात आपको बता दूं, जिस वक्त एक चीज का सामने आ जाए लोगों के सामने, आने वाले समय में यहाँ हुकूमत किसकी बनने वाली है, किस तरह की हुकूमत बनने वाली है, तो बहुत सा झुकाव जो है उसकी तरफ बन जाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो डिस्ट्रिक्ट की जब बात करते हैं हम, तो वहां के लोगों के दिलो दिमाग में ये बैठते कि हमें कौन सी पार्टी डिस्ट्रिक्ट दिलवा सकती है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उस पार्टी की तरफ उनका रुझान जो है कुछ परसेंटेज वो भी बढ़ जाता है। और कुछ परसेंटेज की ये सारी गेम होती है इन चुनावों में। जहाँ 10-10 कैंडिडेट खड़े हो तो वहां तो कुछ परसेंटेज की ही गेम होगी। तो ये एक मुद्दा उनका हो सकता है, लेकिन इसका मुद्दे का फायदा जो है अगर भारतीय जनता पार्टी के वहां पे जो कैंडिडेट है इस बात को मांगते हैं, इस बात को उछालते हैं कि हम हमारी हुकूमत आती है तो हम ये भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देंगे, तो उनके पक्ष में जा सकती है हवा वहां से, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। आदर्श जी, क्या अभी भी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को एज देते हुए नजर आ रहा है 2014 के मुकाबले? क्योंकि 14 में जब चुनाव हुए थे तो बिल्कुल सही शीतल जी आपने बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तो नजर आएगा या बिल्कुल आएगा, तो कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, ये असेंबली के चुनावों में इसमें चेहरा कैंडिडेट का भी मायना रखता है। यहाँ पे बहुत सी चीजें मायना रखती हैं। वो वहाँ पे उन्होंने 10 साल में, जबकि कोई हुकूमत नहीं थी यहाँ पे, जहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, 10 साल में उन लोगों के साथ
किस तरह से वो चले वहां के कैंडिडेट। 10 साल उन्होंने लोगों की क्या बात सुनी, क्या नहीं सुनी, उससे काम हुआ या नहीं हुआ, वो बात की बात है। ठीक है। गवर्नर रूल था जी की हुकूमत थी, काम होता है, उनकी सुनता है या नहीं सुनता है, वो बात की बात है। लेकिन उन्होंने उनके साथ कितनी देर चले, कितनी देर उनका साथ दिया, ठीक है। ये सब चीजें मैटर करेंगी। प्रधानमंत्री का तो चेहरा तो सामने आएगा ही आएगा। ये सबसे बड़ी हमारे जम्मू प्रोविंस में जो चुनाव वैली की 8 सीटें हैं, ये एक बहुत मायना रखती हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि इसके ऊपर ही आपका निर्भर प्रोविंस पूरा करेगा। बहुत डिपेंड करता है इस बहुत बात कुछ निर्भर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदर्श जी, ये समय देने के लिए और हमारे से जुड़ने के लिए इस खास विषय पर। आज गृह मंत्री अमित शाह लगातार गरज रहे हैं। 2 रैलियों में आतंकवाद को सीधी चेतावनी दी गई है, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है, विकास के मुद्दे और अपनी उपलब्धियां भी गिनाई हैं। लेकिन जब रामबन में बोलेंगे तब क्या कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी, और उन तीनों भाषणों को मिलाकर जब एनालिसिस होगा, जब विश्लेषण होगा, तो कॉमन इसका जो एक निष्कर्ष है वो क्या कुछ निकल कर आएगा, ये देखना होगा। इसका फैसला 18 को कैद होगा और 8 को सार्वजनिक होगा, जब परिणाम सामने आएंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।